तो बच्चों, इस कंसेप्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के बारे में। बच्चों, जैसे आपने क्लास 10th में फर्स्ट लैब के थ्रू रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा था, कुछ उसी तरीके से हम यहाँ पे हमारी वेव या वेव पल्स का रिफ्रैक्शन भी पढ़ने वाले हैं। इफ द बाउंड्री इज एन इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट इलास्टिक मीडिया, then a part of incident wave is reflected and a part is transmitted into the second medium। तो बच्चों, यह हमें तब देखने मिलेगा जब किसी जंक्शन पे हमारी वेव इंसिडेंट करे। जंक्शन मतलब जंक्शन एक इंटरफेस की तरह काम करता है दो डिफरेंट इलास्टिक मीडियम्स के बीच में। यानी एक मीडियम है और दूसरा मीडियम है, उनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो जब जंक्शन पे हमारी वेव हिट करती है तो उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और एक पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे मीडियम में। यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ही मीडियम्स की इलास्टिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होना चाहिए। तो पहले केस की बात करते हैं, व्हेन अ लाइट स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ हैवियर स्ट्रिंग। अच्छा जी, तो ऐसे में क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? एक आइडिया आपको लग गया होगा कि सर हैवी स्ट्रिंग है तो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। तो बच्चों, जब भी एक इंसिडेंट पल्स इस जंक्शन को हिट करेगी, इसके बाद इसे एक हैवियर मीडियम में जाना है, हैवियर स्ट्रिंग में जाना है, तो आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है इट इज सफरिंग अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, और जो रिफ्रैक्टेड वेव है उसमें किसी भी तरीके का फेज डिफरेंस ऐड नहीं हो रहा है। तो बच्चों, रिफ्लेक्टेड वेव अगर पाई का फेज डिफरेंस दिखाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि ये जो जंक्शन है ये रिजिड एंड की तरह काम कर रहा है। द रिफ्लेक्टेड पल्स इज इन्वर्टेड बिकॉज हैवियर एंड बिहेव्स एज अ स्ट्रिंग रिजिडली अटैच्ड टू अ सपोर्ट। तो इन दोनों मीडियम्स के बीच का जो जंक्शन है वो रिजिड एंड की तरह काम करेगा, वो एक टाइट एंड की तरह काम करेगा। और टाइट एंड है तो इंसिडेंट वेव का एक पार्ट जो रिफ्लेक्ट होगा इट विल सफर अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। सेकेंड केस की बात करते हैं, व्हेन अ हैवी स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ लाइटर स्ट्रिंग। अच्छा, तो बच्चों, अब चूंकि पहला केस आपने अच्छे से समझ लिया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों ही स्ट्रिंग को ज्वाइन करने वाला जंक्शन किस तरह के एंड की तरह बिहेव करेगा, फ्री एंड की तरह या रिजिड एंड की तरह? आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव का नेचर कैसा है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन भी, यानी इंसिडेंट वेव की जो एनर्जी है वो दो पार्ट में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एक रिफ्लेक्टेड वेव के फॉर्म में और दूसरी रिफ्रैक्टेड वेव के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कि हमारी रिफ्लेक्टेड वेव किसी तरह का फेज डिफरेंस सफ़र नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब एक हैवी स्ट्रिंग में आप इंसिडेंट वेव देते हो और उसे जंक्शन को क्रॉस करके एक लाइटर स्ट्रिंग में जाना होता है, तो जो जंक्शन होता है इट बिहेव्स एज फ्री एंड। और अगर हम उल्टी बात करें, यानी कि आप एक लाइट स्ट्रिंग को अगर हैवी स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखे हो और इंसिडेंट वेव को लाइट स्ट्रिंग से पास करा रहे हो, तो जंक्शन एक रिजिड एंड की तरह बिहेव करता है। द रिफ्लेक्टेड पल्स इज इन सेम फेज बिकॉज लाइटर एंड बिहेव्स एज अ फ्री एंड। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने ऑब्जर्व करी होगी, द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बोथ पल्स हैज अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड देन द इंसिडेंट पल्स इन बोथ द केसेस। जी हाँ बच्चों, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेव, यानी कि जो इंसिडेंट वेव की एनर्जी है वो प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स में। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव की जो एनर्जी होगी वो इंसिडेंट वेव से कम होगी। आप मान सकते हो कि मान लीजिए अगर हाफ भी होती है तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड से, इंसिडेंट पल्स के एम्पलीट्यूड से कम होना चाहिए।